आपके डिपार्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में और आज के इस न्यू एरा में किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर? कंपनी का मेन मकसद सीवरेज, वाटर सप्लाई लाइन, अर्बन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इन सभी तरह के, और हाउसिंग, इन सब के जो काम करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है और 3D प्रिंटिंग है और ये सब बहुत सारी चीज़ें आ रही है और सरकारी डिपार्टमेंट अपनी रफ्तार से चल रहे होंगे। सबकी के पास में स्मार्टफोन होने लग गए हैं। बिल्कुल। आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आप बना करके डालोगे तो हो जाएगा, बल्क SMS के सिस्टम हो गए हैं, प्लस फेसबुक्स हो गए, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर में हम छोटे छोटे क्लिप्स बना करके डालते हैं, छोटी छोटी रिक्वेस्ट डालते हैं। तो मेरा एक फेवरेट जो प्रोजेक्ट है वो मेरा हमेशा ये ड्रीम रहा था कि मैं गरीब लोगों के लिए काम करूँ। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनका जो एक IQ लेवल होता है वो कहीं कहीं बहुत अच्छा होता है। अभी इस बार का ही मैं देख रहा हूँ 48% मानसून एक्सेस रहा है, क्योंकि आपका लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं और क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जो हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, जो हम पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं उस जो कवर्ड नाली होती है उनके इनलेट पॉइंट पे जाके जम जाता है। जब भी कोई नए बच्चे जब सिलेक्ट होकर के इंजीनियरिंग में आते हैं तो सबसे पहला मुझे लगता है कि अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। आपका स्किल इतना होना चाहिए, आपका नॉलेज इतना होना चाहिए, 1 महीने 2 महीने 6 महीने केवल आपको उसको रीड करना चाहिए, न कि इंडिया में हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो कि बीटेक करके निकलते हैं और लगभग 8 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो डिप्लोमा करके निकल रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनमें से 45% से ज़्यादा स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, जितने भी स्टूडेंट जिनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे वो लोअर सैलरीज हों, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो या फिर और भी मल्टीपल कारण। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इन सभी मुद्दों पर, जिससे कि जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं उन सबको ये पता चल सके कि हमें इन सब बातों के लिए जो हम करने वाले हैं उन सब बातों के लिए हम हमारी लाइफ को कैसे बैलेंस रखें। यही नहीं, जितने भी पेरेंट्स और गार्जियन जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं कि अपने बच्चों को बीटेक करवाएंगे या डिप्लोमा करवाएंगे, उनका भविष्य किस तरीके से तय होगा, उनको कैसे अच्छी जॉब मिलेगी और कैसे वो प्रिपरेशन करें और किस फील्ड में जाएं ताकि उनका सपना साकार हो सके। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं प्रदीप जी गर्ग, जो कि राजस्थान के रुडिस्को हाउसिंग में चीफ इंजीनियर हैं। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। तो ये जो बच्चों की आज की सबसे बड़ी समस्या है कि इंजीनियरिंग करने के बाद में वो बच्चे इधर उधर चले जाते हैं और लाइफ में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आपका जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के बारे में भी बच्चों को कम पता है। बच्चों ने PWD, PhD, WRD ये सब सुना है। तो आपके डिपार्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में और आज के इस न्यू एरा में किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर? देखिए, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट तो लाइमलाइट में होते हैं, जैसे आपने बताया PWD है, इरिगेशन है, आपके PhD है, इनको सभी जानते हैं। Exactly. लेकिन हम जब एक कहावत सुना करते थे बचपन में, रोटी कपड़ा और मकान एक आदमी की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें से जो मकान वाला जो पोर्शन है, अगर हाउसिंग की अगर हम बात करें, और हाउसिंग में भी अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, जो एक कमज़ोर तबके का इंसान के लिए जो एक रहने का मकान होना चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर में देखा होगा उसे एक सपना होता है कि मेरा खुद का एक घर पक्का हो, लेकिन वो इतने अफोर्डेबल नहीं होते हैं, उनकी इनकम कम होती है, वो लोग एक्सप्लॉइटेड होते हैं। उन लोगों के लिए कैसे हम उनको पक्का मकान दे सकें, इसके लिए कई योजनाएं राजस्थान सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चला रखी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से, तो इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में हम करते हैं और उसका मैं यहाँ पर एज ए स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद होता है, हमारा जो मेन डिपार्टमेंट का जो काम है वो है हाउसिंग, उनको एक कम लागत का और एक पक्का मकान उपलब्ध कराना। ये हमारा जो मेन मोटो होता है। इसके लिए जो उनको एक सब्सिडी का कंपोनेंट होता है वो हम यहाँ से उनको सब्सिडी दिलवाते हैं।
तो मेरा मकसद, हमारा जो डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य ये है। इसके अलावा अगर रुडसिको को बात करेंगे, रुडसिको हाउसिंग एक वर्टिकल है जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, और इसके अलावा हमारे दूसरे 2 वर्टिकल और हैं। एक वर्टिकल वो होता है जो शहरों में आपने देखा होगा, कई जगह सीवरेज की लाइन डल रही है, कई जगहों पे हम वाटर सप्लाई की लाइन डाल रहे हैं, कई जगह वाटर बॉडीज़ का अपग्रेडेशन हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। ये जो काम करता है वो हमारा एक दूसरे वर्टिकल है जिसको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर अर्बन इंफ्रा के नाम से जानते हैं। और एक हमारा वर्टिकल वो होता है जो इसी तरह के काम करता है, लेकिन किसी वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उनसे लोन लेकर के हम काम करते हैं। तो बेसिकली रुडसिको एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन विभाग के अधीन आती है। एक कंपनी बनाई हुई है। उस कंपनी का मेन मकसद सीवरेज, वाटर सप्लाई लाइन, अर्बन मोबिलिटी, आपका सैनिटेशन का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इन सभी तरह के, और हाउसिंग, इन सब के जो काम करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। तो ये तो बच्चों को बहुत ही कम पता है, लेकिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके विभाग का। तो यहाँ पर जब आप लोग काम करते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट से भी आप अलाइंड रहते होंगे और उनके कोऑर्डिनेशन में भी आप काम कर रहे होंगे, तो उनमें किस टाइप के चैलेंजेज आते हैं? और वहाँ पर अदर स्ट्रीम के इंजीनियर्स भी होते होंगे, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, मैकेनिकल भी होते होंगे, उनके कोऑर्डिनेशन को कैसे मैनेज करते हैं सर आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि शहर में जब हम काम करते हैं तो केवल एक नगर पालिका या रुडसिको या नगर निगम अकेले अपने बूते पे काम नहीं कर सकती है। वहाँ कई तरह की एजेंसीज काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हाउसिंग की ही बात करूँ तो अगर हाउसिंग के लिए तो हमें सबसे पहले तो एक सूटेबल लैंड मिलनी चाहिए, ज़मीन चाहिए। ज़मीन के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर में। सपोज़ कोई वहाँ एक अप्रोच रोड बनानी है, वो किसी के अंदर पीडब्ल्यूडी में आ रही है तो हमें पीडब्ल्यूडी से कोऑर्डिनेशन करना होता है। वहाँ पानी की लाइन पहुँचानी होती है तो हमें पीएचईडी से संपर्क करना पड़ता है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से काम करना पड़ता है। बट इन सब के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हायर लेवल पे भी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी हुई है और म्यूनिसिपलिटी के लेवल पे बनी हुई है, जिनमें इन सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन, अगर आपके जैसे यहाँ एकेडमी के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकलते होंगे, बहुत से सिविल इंजीनियर निकलते होंगे, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर बनते होंगे, तो ये अलग अलग जब डिपार्टमेंटों में जाते हैं, उन डिपार्टमेंट के अंदर में जो जिस फील्ड का होता है उस इंजीनियर के साथ में उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बातचीत की जाती है और वहाँ पर एक कंसेंसस लेकर के उनका कोऑर्डिनेशन के साथ में सॉर्ट आउट करते हैं। और इस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को कोई एक डिपार्टमेंट अकेला नहीं संभाल सकता है, उसके लिए कई तरह के इंजीनियर्स लगते हैं और सारे इंजीनियर सभी डिपार्टमेंट को एक बोर्ड पे लाने के लिए ये कमिटीज़ बनी होती है। एक्जैक्टली। लेकिन आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ, जब मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है और 3D प्रिंटिंग है और ये सब बहुत सारी चीज़ें आ रही है और सरकारी डिपार्टमेंट अपनी रफ्तार से चल रहे होंगे, तो इन सब में भी बड़े चैलेंज आते होंगे या उन सबको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, या इन सब की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है? ये दोनों तीनों चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो अवेयरनेस। अगर आपको कोई आपके पास, जैसे मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो मेरे पास रुडसिको हाउसिंग के अंदर हम गरीब लोगों के लिए घर बना के देते हैं या उनको सब्सिडी देते हैं। बनाते तो लोकल बॉडीज़ और डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये बनाते हैं, लेकिन उस योजना का प्रचार प्रसार उस गरीब आदमी तक होना चाहिए। उसके लिए अब वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं कि हम पेपर में निकालेंगे करेंगे, वो सब चीज़ों के साथ साथ में, चूँकि आज सबके पास में स्मार्टफोन होने लग गए हैं, बिल्कुल आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आप बना करके डालोगे तो हो जाएगा, बल्क एसएमएस के सिस्टम हो गए हैं, प्लस फेसबुक्स हो गए, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर में हम छोटे छोटे क्लिप्स बना करके डालते हैं, छोटी छोटी रिक्वेस्ट डालते हैं। प्लस हम ये भी करने लगे हैं अभी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी ज़्यादा लोगों तक रीच है, उनको हम हमारे स्कीम के अंदर में हम उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं और उनके माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये बात सही है कि अभी हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, बट उतना अभी सोशल मीडिया पे हैंडलिंग जो है वो अभी धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स इस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, बट उस लेवल तक नहीं गए हैं कि जितना प्राइवेट सेक्टर के अंदर में उतना है। बट ये हैंडल्स को अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को इनको अगर यूज़ नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और डिपार्टमेंट्स ने इसमें अलग से अपने आईसी एक्सपर्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, ये सब अब लगाने शुरू कर दिए हैं। हर योजना के अंदर में इस तरह के लगने लग गए हैं, जिससे कोई भी चीज़ हो इमीडिएट हम आज कोई भी अगर आज ही हम बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी आपकी कोई एक टॉक देने के आया हूँ तो इमीडिएट वो फेसबुक पे, आपके ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे, सब पे जाते हैं सारे। इस तरह की चीज़ें अब डिपार्टमेंट भी करने लगी हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि ऐसा डैशबोर्ड अभी तक जो रही है पुराने, अगर सरकारी सिस्टम को अगर हम दिमाग में भी रहते हैं, जब हमने भी ज्वाइन किया था तब हमारे पास एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं एज ए टेक्निकल हेड हूँ तो मेरे सामने कोई कंप्यूटर के ऊपर ऐसा डैशबोर्ड नहीं होता था जो मुझे ये बता दे कि भाई मेरे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट मेरे टाइम पे चल रहे हैं, इतने लेट चल रहे हैं, इतना परसेंटेज हो गया। बट आजकल ऐसे डैशबोर्ड्स आ गए हैं, PMUs बन गई हैं, जिनके सॉफ्टवेयर से आप डैशबोर्ड से आप ये देख सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका पीछे। अब आपको ये नहीं होगा कि किसी और से पता करना पड़ता है, आपके पास ऑन बिल्ड सिस्टम है, नीचे वाले टीम उसको डाल देते हैं और उससे हमारे को ये पता लग जाता है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट यहाँ डिले हो रहा है, ये स्टक हो रहा है, या ये टाइम पे चल रहा है, या कोई पेमेंट के इश्यूज़ हैं, या हिंड्रेंसेस हैं। इस तरह की चीज़ें अब जो IT मीडिया के साथ में हमारा ये सिस्टम आ गया है, तो उससे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रियल टाइम पर अपडेट रहती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, उससे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे अभी हम घर की बात करते हैं तो एक एक घर हमारा जियो टैग होता है। मतलब आपने अगर प्लिंथ लेवल पे काम किया है तो हमारा ऑफिसर जा करके जियो टैग करता है, जियो टैग करे थे ही वो पोर्टल पे आ जाता है। अगर उसने लिंटल बना दिया तो पोर्टल पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि भाई कौन कौन से घर मेरे प्लिंथ पे है, कौन से घर मेरे लिंटल पे हैं, कहाँ मेरा घर चालू नहीं हुआ है। और इवन मैं उसको पेमेंट से भी लिंक कर लेता हूँ कि अगर इसका लिंटल हो गया तो इसको इतनी सब्सिडी जानी चाहिए थी, गई कि नहीं गई। तो ये चीज़ें अब डैशबोर्ड पे आने लग गई हैं, उससे थोड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व उसमें होने लगी हो गई है ये। बिल्कुल। तो सर आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करे होंगे और उनमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपके दिल के करीब होंगे, जिनके बारे में आप बताना चाहें, उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बच्चों को भी मोटिवेट कर सके कि हाँ हमें भी इस टाइप का काम कुछ देश के लिए करना है। पहला तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंजीनियर्स एकेडमी के यहाँ जितने बच्चे निकल रहे हैं, है ना, उन बच्चों में से कई बच्चे जब अपना एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट आपके पास में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मेरे को चाहे वो PWD में हो, चाहे PhD के अंदर हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे हमारे LSG के अंदर में, कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़रूर मिलता है। और मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनका जो एक IQ लेवल होता है वो कहीं कहीं बहुत अच्छा होता है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपके यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत अच्छी तरह से दी जा रही है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि कौन से प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छे रहे हैं, वैसे तो मैं ये बताऊं कि बीइंग इंजीनियर जो मेरा ये जिस आप सब बच्चों के साथ ये कहना क्या रहेगा कि एक तो कैसा भी प्रोजेक्ट हो आपको मन लगा के काम करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट के अंदर जब तक आप उसको डीपली माइक्रो लेवल जब तक उसमें डाइविंग नहीं करोगे तब तक आप उसकी एसेंस को नहीं ले पाओगे, उसकी सुगंध को नहीं ले पाओगे। मेरे लिए जो मेरा एक फेवरेट जो प्रोजेक्ट है वो मेरा हमेशा ये ड्रीम रहा था कि मैं गरीब लोगों के लिए काम करूं। और विश्वास नहीं करोगे, मेरे इस डिपार्टमेंट के अंदर में जिस जगह मैं आज काम कर रहा हूं, मैं पिछले 4 साल मेरे को हो चुके हैं, 5वां साल मुझे उसी डिपार्टमेंट में उसी जगह पे चल रहा है जहां पर कभी कोई ऑफिसर मेरे से पहले के चीफ इंजीनियर 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिके। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरा लाइकिंग का सब्जेक्ट था कि एक गरीब व्यक्ति जिसका तेज़ बरसात के अंदर में कहीं घर गिर जाता है, कभी उसका बिना घर के बच्चे रहते हैं तो कोई सांप काट जाता है, कहीं कोई किस तरह की कैजुअलिटी हो जाती है, उन लोगों को देख करके मुझे लगता है कि इनका घर भी पक्का होने का सपना पूरा होना चाहिए। इसलिए सबसे मेरा जो दिल से लगा हुआ जो प्रोजेक्ट है वो तो ये हाउसिंग है, और स्पेशली EWS के लिए हाउसिंग, जो गरीब लोगों के लिए हाउसिंग जो इनके लिए कोई पहुंच नहीं होती है, वो नगर पालिका या किसी जयपुर विकास प्राधिकरण की दहलीज को पार करने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है, उनके लिए अगर आप उसकी आवाज़ बनोगे तो एक बहुत बड़ा आप उसके लिए काम करोगे। और दूसरा एक प्रोजेक्ट था चित्तौड़गढ़ के अंदर में, एक रेलवे अंडरपास के लिए हमने काम किया था, एक RUB बनाया था। आजकल तो RUB कट एंड फिल टेक्नोलॉजी से बनते हैं, आप लाइन को ऊपर करके नीचे से कटिंग करके प्रिकास्ट बॉक्स को लाके उसमें लगा देते हैं सीधे। बट उस समय एक पुशिंग टेक्नोलॉजी से बनती थी, और जब हम उस प्रोजेक्ट को लेकर के रेलवे में गए तो पहला इंप्रेशन तो उनका यही था कि अरे नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के ऑफिसर आए हैं, ये क्या जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और इन्होंने कभी काम कराया ही नहीं है। हमारा तो रेलवे लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल को कुछ हो गया तो ये सारी हमारे लिए तो परेशानी हो जाएगी, हम इनको नहीं दे सकते, आप तो हमें सारा पैसा जमा कराओ और काम हम कराएंगे। तो उस समय जो चेयरमैन थे उनको हम लेके गए थे, उनका पैसा हमारे से करीबन 3 गुना ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई नहीं, आप इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे, आप चाहो तो आपकी कंसल्टेंसी यहाँ रख लो, आपके इंजीनियर को लगा लो, जो इंजीनियर लगेगा उसकी सैलरी हम देने को तैयार हैं, बट एग्जीक्यूशन को हमें दो। तो हम बॉम्बे चर्च गेट तक उनके हायर ऑफिसर तक हम जाके आए वहाँ पर,
और उनको जब ये बात कन्विंस करी तो उन्हें भी लगा कि नहीं यार, जब ये इतना कह रहे हैं और हमारे उनकी विटनेस के अंदर हम काम करें। हमने ये कहा था कि हर काम हम आपकी प्रेजेंस में करेंगे। आप चाहो तो कोई थर्ड पार्टी एजेंसी राइट्स को लगा लो, इरकॉन को लगा लो, रेलवे के ऑफिसर्स आ जाओ, लेकिन काम हम करेंगे। क्योंकि एक एक्सपीरियंस ये रहा गया था कि रेलवे की मेन प्रायोरिटी होती है उनकी ट्रेन्स का संचालन करना। उनकी प्रायोरिटी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होती कि शहर के लिए आरयूबी बना देना। वो एक शहर की नीड नगर परिषद की हो सकती है, लेकिन रेलवे की नहीं हो सकती। इसलिए इनके प्रोजेक्ट बड़े डिले होते थे। फिर उन्होंने हमें अप्रूवल दिया उनको, और अप्रूवल के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने विद इन टाइम उस काम को पूरा किया। और आज पूरा करीबन 20-25 साल से उस आरयूबी को जो है वो शहर की जनता जो है उसको फर्स्ट क्लास काम में आ रहा है, बिल्कुल काम में ले रहे हैं। तो ये कई बार चैलेंज होते हैं, लेकिन आप उसको अगर ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो ये सब चीज़ें आप सक्सीड कर सकते हो। और एक जो फीलिंग होती है कि यार एक नई टेक्नोलॉजी से, मैंने वो कहा, जब उस कभी हम भी निकलते हैं उस आरयूबी से, तो एक फील होता है कि नहीं यार ये मेरे हाथ का बनाया हुआ है, बहुत प्राउड फील होता है। तो इसलिए हर काम के अंदर मेरा तो एक ही ये रहता है कि जो भी, चाहे मैं मेरे सपोर्टिंग स्टाफ को भी यही कहता हूँ, मेरे साथ जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको भी यही कहते हैं, जो वर्क आपको मिला है उसमें डूब जाइए, उसमें डूब करके काम कीजिए, तो आपको एंजॉय मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा उसके अंदर। तो सर, आपने यहीं पर एक कंटिन्यूटी में चर्चा करी बारिश की, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, बारिश आ जाती है, घर बह जाते हैं सारी। अभी इस बार का ही मैं देख रहा हूँ 48% मानसून एक्सेस रहा है। और क्योंकि जो अपना एग्जैक्टली जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालांकि वो बना हुआ है, लेकिन वो हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं है। और ये तो एकदम SOS की परिस्थिति हो जाती है कि बारिश चालू होगी। तो ऐसी कभी परिस्थिति रही हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि आपका लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं और क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वाकई में इस बार जो बरसात हुई है और जिस तरह से जल भराव की समस्या अधिकतर ज़िलों में हुई है, अधिकतर शहरों में हुई है, और कई लोगों को नुकसान भी हुआ है, उसकी वजह से जान माल की भी हानि हुई है, मकानों को भी डैमेज हुआ है। तो ये सही है कि एक ड्रेनेज प्लान एक होना चाहिए शहर के अंदर में। कुछ हम भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि जितने भी वाटरवेज हैं वो क्लियर रहने चाहिए, उनका रास्ता रोकना नहीं चाहिए। कुछ इंक्रोचमेंट्स हो जाते हैं, उनकी वजह से हो जाते हैं। बट दूसरा हमारी हैबिट्स होती हैं। हैबिट्स के अंदर में मेरा ये कहना चाहूँगा कि जो हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, जो हम पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं उस जो कवर्ड नाली होती है उनके इनलेट पॉइंट पे जाके जम जाता है। अभी मैंने देखा था, अभी जयपुर के अंदर जब बारिश हुई थी, आगरा रोड के साइड में हम एक बस्ती में गए थे, केवल उस भराव का एकमात्र कारण था कि एक पॉलीथीन जो थी वो इनलेट पॉइंट पे जाके जम गई थी, वो जाके फंस गई और पीछे हाँ, और पूरा पानी वहाँ पर रुक गया। अब बाद में ये बात आई कि भाई क्या जनरली क्या होता है, जो लोकल बॉडीज़ की जो टीम होती है वो बरसात के दौरान में कभी मूवमेंट नहीं करती हैं कि भाई उसको इमीडिएट हटा ले। तो वहाँ जो डिले होता है वो डिले की वजह से हाथों हाथ जब टीम ने उसको हटाया वहाँ पर, तो हटाने के बाद इमीडिएट वहाँ सारा पानी निकल भी गया। बट एक ड्रेनेज के ऊपर में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका जो प्राकृतिक जो नाले थे, जहाँ पर आपका शहर का टोपोग्राफी के आधार पर जहाँ पानी निकलता है, उन जगहों को आपको वापस क्लियर करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरी जो अगर अपन कोड्स की बात करें, अर्बन कोड्स पे बात करें अपन, अर्बन ड्रेनेज कोड्स पे, तो जनरली जो सिस्टम जो डिज़ाइन होता है वो कोड ये बोलता है कि 40 mm से लेके और 50 mm की बारिश 24 घंटे में अगर होती है, हम उस बरसात को लेने के लिए हमारे जो नाले जो है वो डिज़ाइन होते हैं। बट कई बार 2 इंच की बारिश एक दिन में होनी चाहिए, लेकिन कई बार अब देखा इन दिनों में राजस्थान में इस तरह का ट्रेंड ज़्यादा रहा है और जयपुर में विशेष करके रहा है कि 4 घंटे के अंदर में 3 इंच बारिश हो गई, 2 घंटे में 4 इंच बारिश हो गई। इस तरह की बरसात के अंदर फ्लडिंग होनी तो स्वाभाविक है, लेकिन उसका पानी अगर घंटे 2 घंटे में निकल जाता है तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी कुछ हम मानेंगे कि सही है। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आपको वाटरवेज और इनको बहुत स्पष्ट रहना पड़ेगा और कुछ हमारी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। पर ड्रेनेज पे एक बड़ा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और सर साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, JEN, AEN, XEN और पूरी टीम काम करती है। ड्रेनेज भी एक समस्या है, EWS के लिए आप घर बना रहे हैं,
तो आप उनमें और ऐसी उनको क्या सजेशन देंगे? जैसे बहुत सारे बच्चे भी सेलेक्ट होके जाते हैं, अब सभी बच्चे एग्जाम तो क्रैक करके चले जाते हैं, लेकिन इंजीनियर्स में ऐसी क्या एडिशनल क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरों से डिफरेंशिएट दिख सके, उस डिपार्टमेंट में कुछ अपनी पोजीशन ले सके, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सके कि हाँ ये इन 100 से एक हटके ये इंजीनियर है जो ढंग से और अलग एकदम प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रहा है? वो एडिशनल क्वालिटीज आप क्या देखते हैं अपने डिपार्टमेंट में या अपने जूनियर्स में? ये बिल्कुल आज के ज़माने के हिसाब से आपने क्वेश्चन किया है। ये मैं आपको ले जाता हूँ लगभग 85-87 के आसपास जी। ठीक है ना। हम लोग मैं बिल्कुल बांसवाड़ा बिल्कुल जो ट्राइबल एरिया वहाँ से था, और बिल्कुल एक 3 रुपये साल की सरकारी स्कूल होती थी, हाँ। उस फीस के साथ हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम जब ये इंजीनियरिंग के अंदर आए, जब मैंने MREC से जब इंजीनियरिंग किया था और फिर IIT बॉम्बे से किया था, मैं थ्रू आउट मतलब सब जगह हम टॉपर रहे हैं। पहली जॉब हमारी माउंट आबू में दे दी, ठीक है ना। माउंट आबू में देने के बाद में जब हम पहली बार सब साइट पे गए तो हमने जाके देखा कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें, तो चूँकि पहली बार जब इंजीनियर आता है तो उसको एक तरह से वो एक कोरा कागज़ होता है, उस कोरे कागज़ पे जैसा लिख दोगे वैसी आपकी नेचर बन जाएगी, है ना। तो आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, एक गाड़ी सीखते हम, अगर आपका बेटा गाड़ी सीख रहा है तो पहले दिन ही वो 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की कोशिश करता है कि यार जैसे मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं सीधे 70 पे 80 पे चलाते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं, पहले दिन मैंने गाड़ी तो सीख लिया, 80 पे चलाना सीखूंगा। जबकि आपको ट्रेनर जितने भी होते हैं वो यही बोलते हैं कि आपको उस गाड़ी का कंट्रोल आना चाहिए पहले तो। अगर आपको कंट्रोल आ गया आपको, तो आप निश्चित रूप से उस गाड़ी को 80 का 100 पे भी चला लोगे। यही बात हमारी हर फील्ड में, इंजीनियरिंग में भी लागू होती है। जब भी कोई नए बच्चे जब सिलेक्ट होकर के इंजीनियरिंग में आते हैं तो सबसे पहला मुझे लगता है कि अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। आपका स्किल इतना होना चाहिए, आपका नॉलेज इतना होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का नॉलेज इतना होना चाहिए। अगर आप किसी PhD के अंदर गए तो आपको वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का इतना डीपली नॉलेज होना चाहिए। 1 महीने 2 महीने 6 महीने केवल आपको उसको रीड करना चाहिए, न कि अंधभक्त की तरह अपन बाकी जो सिस्टम्स होते हैं उनमें अपन लागू हो जाएं, उनमें भागने लग जाए कि नहीं यार मेरा साथी लोग तो इतना तेज काम कर रहा है, उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं। कोई बात नहीं, आपकी स्पीड धीरे होगी, लेकिन जिस दिन आपके अंदर स्किल आ जाएगा उस दिन आपको डिपार्टमेंट के अंदर यही कहा जाएगा कि इस फलाना इंजीनियर को बुलाओ, ये समस्या तो वही दूर कर सकता है। आपको डिज़ाइन का नॉलेज होना चाहिए, आपको थंब रूल्स पता होने चाहिए सारे कि भाई नहीं इस तरह की, अगर ये 10 बाय 10 का अगर कमरा है तो एटलीस्ट इतना सरिया तो आता ही है। ताकि आपको, अगर जब तक सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी से बात करोगे तो वो चीज़ आप में स्किल नहीं आ सकती है, वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, और कि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर सको। उसके सारे प्लस माइनस सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपका स्किल डेवलपमेंट का जो काम है, सबसे पहले डिपार्टमेंट के अंदर में इंजीनियर को आज की डेट में अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। और एक कहावत है कि तरक्की हमेशा ऊपर वाले को देख कर करो, लेकिन संतोषी जीवन अपने से नीचे वाले को देख के रहो। अगर आपने ये देखा कि भाई मेरे से और कम वाले लोग भी देखो कैसे लग रह रहे हैं, अगर ये भावना के साथ, और कितना ये व्यक्ति कैसे AN एक्शन तक पहुंच गया है, इसमें कोई कैपेबिलिटी होगी, उसके साथ तरक्की करो, बट संतोषी रहो, सेटिस्फाई आप रहो कि भाई नहीं यार वो भी तो है, उससे तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये धन्यवाद देना चाहिए हमेशा। तो इंजीनियर्स के अंदर मेरा ये कहना है कि एवरी टाइम रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, हर समय उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे PhD का प्रोजेक्ट हो, चाहे हाउसिंग के प्रोजेक्ट हो। अदरवाइज आप उस कॉन्ट्रैक्टर से, उस बिडर से काम नहीं करा पाओगे। और आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर में भी जब 10 इंजीनियर एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन होता है, अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगा तो एवरीबडी आपको लास्ट की नहीं एक्स-पर्सन आप बताइए यार इसके अंदर आपसे ये बिल्कुल पढ़ करके आते हैं, इनकी बिल्कुल जेन्युइन आंसर्स होते हैं। अदरवाइज आप भीड़ चाल में भेड़ों की तरह चल रहे हैं, ऐसे जब चलते रहोगे। तो ये मेरा जरूर रहता है कि भाई जो है वो स्किल, मेरे ख्याल से आप लोग इंजीनियर्स एकेडमी में भी इस तरह के बच्चों को स्किल, हाँ वो टेक्निकल नॉलेज और वो सब तो दे ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम दे के बच्चे सेम पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद में वो बच्चा बिल्कुल अलग से निखर के आए,
वो मतलब डिपार्टमेंट उसके लिए अलग से। बिल्कुल, ये आजकल वैसे ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी होने लग गए हैं। पहले तो जैसे सीधे इंजीनियर बने, एईएन बने या जेईएन बने, सीधे सीट पे बैठा दिया। जैसे मैं खुद मुझे बताऊं, मैं जब माउंट आबू में गया तो मुझे तो कुछ सरकारी नौकरी का एक भी कोई ABCD नहीं पता था। मेरे फादर जरूर गवर्नमेंट सर्विस में थे, बट मैंने कभी फील्ड में जाके ऑफिस में बैठ के कभी काम नहीं किया। फाइलें कैसे चलती हैं, आगे से एक बाबू कैसे किसी को पुटअप करता है, इंजीनियर कैसे आगे अपने ऑफिसर को भेजता है, ये कुछ भी पता नहीं था। और बीइंग एईएन, चूँकि वहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट थी एईएन की माउंट आबू के अंदर में, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था वो हमसे कम रैंक का होता था। तो हमें तो लगता था कि यार कि बताओ हम कि कैसे इसको सीखे। तो मैंने 2 महीने तक केवल पुरानी फाइलों को पढ़ा, केवल उनको रीड किया, उनको पढ़ा करा कि किस तरह से एक बाबू अपनी नोटिंग करता है, एक बाबू के किस तरह के कमेंट्स आते हैं, ऊपर वाला ऑफिसर कैसे उसको अपना रिप्लाई दे रहा है। ताकि अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझोगे, अगर मैं पहले दिन से ही अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा फेल हो जाता। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा, पुरानी फाइलों को पढ़ा, रोड वर्क्स की फाइल पढ़ी, बिल्डिंग परमिशन की फाइलें पढ़ी, तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि हाँ इस तरह से अपने को काम करना चाहिए। और ये जनरली स्क्रूटनी में पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से मतलब हर फील्ड के अंदर हो सकता है ये। आजकल तो ज्वाइनिंग के बाद में ओरिएंटेशन सेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम होने लग गए। हाँ बिल्कुल, आजकल ओरिएंटेशन कार्यक्रम होंगे, उनका एक रिफ्रेशर कोर्स होने लग गया है। उनको सभी फील्ड की जानकारी देने लग गए हैं आजकल की, भाई आप कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, कैसे वर्क्स को करोगे, कैसे, ये सारे ट्रेनिंग्स आजकल ऑर्गेनाइज होने लग गई हैं। ये आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे बच्चे आपसे मिले हैं, तो एक मेरा लास्ट सवाल और है कि वाई गवर्नमेंट जॉब इज़ बेस्ट, इवन स्पेशली यदि हम देखें इंजीनियरिंग फील्ड में, तो टू शेपिंग द नेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन, इंजीनियरिंग वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आके मतलब वो अच्छी क्यों है और वो देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा इसमें कि सरकारी नौकरी का जो चार्म है वो एक बार अंदर आने के बाद पड़ता है, आपको महसूस होता है। दूसरा एक ये इम्पोर्टेंट है कि आज के ज़माने के अंदर में आप जो प्राइवेट हायरिंग देखते हो, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनकी तो कहीं समस्या नहीं होती है, बट जो यहाँ पर अपन कहते हैं कि चूँकि मिक्स बैग है, सब तरह के बच्चे होते हैं, सारे लोग टॉपर नहीं हो सकते हैं, सभी एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो एक जो जॉब सिक्योरिटी जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जॉब सिक्योरिटी। कई बार मैंने हमारे साथ के जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं हमने देखा 55 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ऑल ऑफ सडन एकदम कहते हैं कि नहीं साहब आपको तो कंप्यूटर नहीं आता, आपको एआई नहीं आता, आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आप एक तरह से। तो कई बार अपनी प्राइवेट कंपनीज़ की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनके कारण से उनको एकदम से लास्ट मोमेंट में बड़ा मुश्किल आती है। तो एक तो जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है जो सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी में। दूसरा, यहाँ पर ये फ्रीडम है आपको कि आप अपने थॉट्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई एक गोल रखा है अपनी ज़िंदगी में कि नहीं यार मुझे इन लोगों के लिए काम करना है, और क्योंकि यहाँ पर फंड की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उनको थ्रू कराने की आपकी जिम्मेदारी होती है। आपके अगर इंटेंशन सही है तो सारे काम आपके यहाँ होते हैं। आप अपने मन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ सरकार के अंदर कर सकते हो उसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि, और आज देखेंगे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी काम हैं इसमें चाहे प्राइवेट एंटिटीज़ होंगी, बट जो मेजर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में फंडिंग मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, वहाँ आपको किसी तरह की लोनिंग चाहिए तो आराम से मिल जाता है। तो यहाँ आप अपने आइडियाज़ को, ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर तो हमेशा लाइमलाइट में रहेगा। थैंक यू बीइंग हेयर सर, आपने बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया और बच्चों को ताकि मोटिवेशन भी मिल सके और उस फील्ड में वो आ सकें। तो जितने भी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स इस एपिसोड को देख रहे हैं, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपके मन में यदि कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। आप अपने एक इंजीनियरिंग के फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आप अगले एपिसोड में क्या सुनना चाहते हैं, किसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कौन से अगले गेस्ट को आप देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अगले एपिसोड में उन सब मुद्दों पर चर्चा कर सकें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।